Assalamu alaikum students. Welcome to the next lecture of network security. In today's lecture, we will discuss some more classical cryptographic algorithms. But before proceeding, let's take a quick revision of the previous sessions. In the previous classes, we have discussed different type of algorithm based on asymmetric key encryption. One was the Caesar cipher, Playfair, and Hill cipher. And we have seen that how the substitution can be done in monoalphabetic and polyalphabetic cryptographic manners. In today's lecture, there is another substitution-based technique that is Vigenère cryptography. We will discuss it in detail. As well as we will discuss the transposition and product cryptography. These two are the different category from the substitution cipher. So let's proceed with the Vigenère cryptography. Vigenère cryptography was initially described by Giovanni Bilasso in 1553. And in 19th century, this scheme was misattributed to Miss Vigenère, Blaise de Vigenère, and so acquired its present name. So this technique is actually based on the simplest polyalphabetic substitution cipher. आप लोगों को ये बात पता है कि हमने सीजर साइफर में किस तरीके से प्लेन टेक्स्ट के साथ की को ऐड करने के बाद मॉड लिया था, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी हम पोलीअल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन ही करेंगे और इसमें मल्टीपल सीजर साइफर को हम इफेक्टिवली इंटीग्रेट करेंगे। सो अब हम लोग ये देखते हैं कि की का साइज क्या होगा। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है की इज मल्टीपल लेटर लॉन्ग k इज इक्वल टू 1 till d, k of 1 to k of d। इस बात का मतलब ये है कि जितने हमारे प्लेन टेक्स्ट के लेटर्स होंगे उतनी ही लंबी हमारी की होगी। थर्ड चीज जो यहाँ पर देखने वाली है वो है कि हम लोग किस तरीके से प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट बनाएंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है ith letter specifies the ith alphabet to use. That means प्लेन टेक्स्ट के अगेंस्ट हम साइफर टेक्स्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे by using one algorithm, that is Vigenère cipher. So students, इस स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि Vigenère cipher का एल्गोरिथम क्या है। Vigenère cipher हमें ये कहता है कि अगर आपका कोई भी प्लेन टेक्स्ट है और कोई भी साइफर टेक्स्ट है, वो दोनों must be a positive integer, that means Z26। और आपको ये बात पता है कि Z26 हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अल्फाबेट्स यूज करेंगे, इंग्लिश अल्फाबेट्स, और इंग्लिश अल्फाबेट्स में 26 कैरेक्टर्स होते हैं और की जो है वो K1 से लेके KM तक होगी। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। इंक्रिप्शन करना चाहते हैं यानी प्लेन टेक्स्ट 1 से लेके प्लेन टेक्स्ट M तक अगर आप इंक्रिप्शन करना चाहते हैं, जितने भी कैरेक्टर जिसमें मौजूद है, आपने हर प्लेन टेक्स्ट के अंदर एक की को ऐड करते चले जाना है टिल KM, यानी जितने लंबा आपका प्लेन टेक्स्ट होगा उतनी ही आपकी की का साइज भी होगा। और जो भी जवाब होता है उसका mod 26 लेते हैं अगर, तो हमारे पास इंक्रिप्शन हो जाती है। सिमिलरली डिक्रिप्शन के अंदर हम की को माइनस करते जाते हैं और mod 26 ले लेते हैं। सो इस एल्गोरिथम की आसानी के लिए विजेनेयर साइफर में एक टेबल क्रिएट किया है। इस टेबल को हम लोग विजेनेयर टेबल या विजेनेयर टेबलो बोलते हैं। आप इस टेबल के अंदर देख रहे हैं कि एक साइड पे प्लेन टेक्स्ट है, दूसरी साइड पे की है और ये सब अल्फाबेट्स ही लिखे हुए हैं, लेकिन इन परम्यूटेशन ऑर्डर। आप देखें ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ए से लेके जी तक जा रहे हैं, फिर बी से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, ई एफ से स्टार्ट हो रहा है, और साथ ही साथ आप ये देखते जा रहे हैं कि जितने कैरेक्टर्स बच जाते हैं वो दोबारा से रिपीट होना शुरू हो रहे हैं। आप लोग एक चीज यहाँ पर देख सकते हैं कि डायगोनल पोजीशन में वापस सारे कैरेक्टर्स आते चले जा रहे हैं। सो ये जो पूरा मैट्रिक है ये 26 by 26 कैरेक्टर्स से मिलके बना है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और इस एग्जाम्पल की वजह से देखते हैं कि हमारा
जो विजनेयर साइफर है वो किस तरीके से हमें क्रिप्टोग्राफी करने देता है। सो मेरे पास इस एग्जांपल में प्लेन टेक्स्ट है पाकिस्तान और की है टेस्ट। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि हमें जब इंक्रिप्शन करनी है तो हमें क्या करना होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने प्लेन टेक्स्ट लिखना है, तो मैं प्लेन टेक्स्ट को लिखूंगी PAKISTAN। अब इसके नीचे हमें एल्गोरिथम ये कहता है इफ P1 P2 P3 up to PM then the key will be K1 K2 up to KM, यानी number of characters of the key should be same as the plain text। अगर आप इस एल्गोरिथम के मुताबिक देखें तो मेरे प्लेन टेक्स्ट के अंदर 8 करेक्टर्स हैं, लेकिन की में मेरे 4 करेक्टर्स हैं। तो इस बात का मतलब क्या है कि अब हमें वी नीड 4 मोर करेक्टर्स। सो इसके लिए हमें अल्गो ये कहता है कि आपने की लिखना शुरू कर देनी है। हर करेक्टर के TEST हर करेक्टर के नीचे एक एक करेक्टर आना चाहिए। अब आप देखें कि अभी वी हैव 4 करेक्टर्स लेफ्ट, तो मैंने फिर दोबारा TEST लिखना शुरू कर देना है। यानी ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारे करेक्टर्स पूरे नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पाकिस्तान की बजाय यहाँ पाकिस्तानी होता, यानी आए एक और करेक्टर होता, तो मुझे जो की है उसको दोबारा से शुरू करना होगा, यानी टी लिखना पड़ेगा। यानी ये चीज हमें रैपिडली करते रहना है जब तक कि हमारे प्लेन टेक्स्ट के करेक्टर पूरे नहीं होंगे। यानी टेस्ट 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 को आपने रिपीट करते रहना है जब तक कि आपके ऊपर प्लेन टेक्स्ट के करेक्टर्स पूरे नहीं होते। सो अब हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसके जो है वो पेयर्स बनाएंगे। आप सब लोगों को याद है कि प्ले फेयर के अंदर भी हमने पेयर्स बनाए थे बायग्राम्स, लेकिन वो पेयर बनाए थे हमने प्लेन टेक्स्ट के लिए। और आपको ये बात याद है कि हमने वहां पर अगर लिखा था, वहां पे पाकिस्तान होता तो हम PAKIST और AN हम ये यूज करते। इस तरह से पेयर बना के हम लोग उसकी इंक्रिप्शन करते, लेकिन यहाँ पर हम ये चीज नहीं करेंगे। यहाँ के लिए हमें पेयर्स बनाने हैं, एक प्लेन टेक्स्ट का और एक की का पेयर। 1 प्लेन टेक्स्ट करेक्टर एंड 1 की पेयर। यानी यहाँ पे पेयरिंग इस तरह से होगी, P एंड T, A एंड E का पेयर बन जाएगा, K एंड S का बन जाएगा, I और T का बन जाएगा, ST TE इस तरीके से A S और NT का बन जाएगा। सो अब हमें ये बात पता है कि जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है वो पाकिस्तान है और जो हमारी की है वो टेस्ट है। अब हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो यहाँ पर एक पूरा वो बना हुआ है टेबल, उससे हमें किस तरीके से हम इंक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब इस टेबल को देखें तो एक साइड के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि लिखा हुआ है की, यानी इसके जो वर्टिकली सारी अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं वो की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो हॉरिजॉन्टली लिखे हुए हैं वो सारे प्लेन टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो अब हम देखते हैं कि प्लेन टेक्स्ट P और की के T दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पर होते हैं इस टेबल के मुताबिक। सो आपने सबसे पहले यहाँ पे ये देख लेना है कि इस पूरे के अंदर हमारे पास कहाँ पर टी आ रहा है, क्योंकि की का पहला वर्ड जो है वो है टी। सो मेरे पास टी यहाँ पर लिखा हुआ है जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। इसी तरह आप देखेंगे कि हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट है उसमें पी कहाँ पर आ रहा है। तो मैं अभी आप लोगों के लिए यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ। पी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आ रहा है, तो टी यहाँ पर लिखा हुआ है और पी जो है वो ऑन दी अदर साइड लिखा हुआ है। तो अब आपने देखना है कि ये दोनों जो हैं ये इंटरसेक्ट कहाँ पर हो रहे हैं। तो अगर आप देखें तो ये यहाँ पर जाके इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर आई लिखा हुआ है। तो ये ही जो है ये साइफर टेक्स्ट बन जाएगा, ये जो आई लिखा हुआ है यहाँ पे। सो हमारा जो पहला साइफर टेक्स्ट क्रिएट होगा वो होगा आई। अब अगला देख लेते हैं। हमारे पास है ए एंड ई। प्लेन टेक्स्ट में हमने ए देखना है और की में हमने ई देखना है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो इंटरसेक्शन से ई बन रहा है तो यहाँ पर हमने ई लिख दिया। इसी तरह नेक्स्ट पेयर हमारे पास है के एंड एस। प्लेन टेक्स्ट के, दिस इज के, एंड फॉर एस वी हैव here. So let's see where these both alphabet will be mapped collectively, that is here in C. So next ciphertext will be C.
सिमिलरली हम लोग सारे ही कैरेक्टर्स को इनक्रिप्ट कर लेंगे, हमारी इंक्रिप्शन इस तरीके से पूरी हो जाएगी। सो मैंने सिर्फ अभी 3 कैरेक्टर्स किए हैं, तो यू कीप ऑन डूइंग इट टिल द लास्ट कैरेक्टर। फॉर डिक्रिप्शन we have 3 alphabets now, that is I, E, C। और आपको ये बात पता है कि हमारी की जो है वो सेम ही रहेगी, वो है टेस्ट। तो क्योंकि 3 कैरेक्टर्स हैं तो मैं TES लिख रही हूँ यहाँ पे आपकी आसानी के लिए। सो अब हम लोग देखते हैं कि साइफर टेक्स्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। साइफर टेक्स्ट बनाने के लिए हमें की, हमारे पास की अल्फाबेट जो है वो है T, तो हमने T में ही जाना है, यानी जिस भी रो के अंदर T आ रहा होगा हमने उधर चले जाना है। जैसे यहाँ पर मैंने इसको T को हाईलाइट कर दिया। हमारा जो प्लेन टेक्स्ट है वो है I, यानी जो साइफर बना है वो हमारा बन गया है I। सो अब आपने T की रो में देखना है कहाँ पर I आता है। आप देखें कि यहाँ पर I आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। इस I से अब आपने इसके हेडर की तरफ चले जाना है, यानी ऊपर को देखना है कि इसका हेडर कहाँ है। तो आप देखें कि इसका हेडर है P, तो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ होगा वो इसका प्लेन टेक्स्ट बन जाएगा, यानी इस केस के अंदर यहाँ पे P आ जाएगा। अगली एग्जांपल देख लेते हैं। E है की वाला, तो मैंने E वाली कॉल जो रो है उधर आ जाना है, और मैंने देखना है इस पूरी रो के अंदर कहाँ पर E आ रहा है, वो यहाँ पर आ रहा है, तो इसका हेडर क्या है वो ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे नजर आ गया मुझको, वो A आ गया। सिमिलरली S में जाके देखना है C कहाँ पर आता है, तो S पे जाके S वाली रो में चले जाना है, और यहाँ पर जो यहाँ पे C लिखा हुआ है मैं वहां पर आ गई। अब फिर मैंने इसको इसके हेडर के ऊपर लेके जाना है, जैसे यहाँ पर मैं देख रही हूँ तो यहाँ पर K लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इस तरीके से K आ जाएगा। सो हमने ये देखा कि इस टेबल की मदद से हम लोग एक्चुअली P प्लस K मॉड 26 कर रहे हैं, और साइफर माइनस की मॉड 26 कर रहे हैं। तो हमारे पास जो पूरा टेबल है इसने हमारी कैलकुलेशंस आसान कर दी, और इस तरीके से ये हमारा जो एल्गो है वो हमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करना सिखाता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक नई कैटेगरी देखते हैं। पिछली कैटेगरी हमने सब्स्टिट्यूशन साइफर पढ़ा, जिसमें हमने सारे एल्गोरिथम्स ही सब्स्टिट्यूशन साइफर के देखे। अब जो सेकंड कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, वो है ट्रांसपोजिशन साइफर। ट्रांसपोजिशन साइफर क्या है कि हमारे पास करेक्टर्स वही रहेंगे और प्लेन टेक्स्ट के, बस हम उसका ऑर्डर चेंज करेंगे। अब इसके समझाने के लिए मैंने नीचे एक एग्जांपल लिखी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ PROB, और नीचे इसके कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 3201। अब 3201 जो है वो साइफर बनाने के लिए हमारे काम आएगा। हम ये करेंगे कि जो 0 वाला नंबर है, यानी O सबसे पहले आ जाएगा, फिर B आ जाएगा क्योंकि 1 लिखा हुआ है, P के बाद 2 की जगह पे R आ जाएगा, 3 की जगह पे P आ जाएगा। तो करेक्टर्स वही रहे हैं, बस उनको आगे पीछे जो है वो हमने रीऑर्डर कर दिया। तो हम लोग ट्रांसपोजिशन साइफर को परम्यूटेशन साइफर भी कहते हैं, जिसमें हम लोग उन्हीं करेक्टर्स को शफल कर रहे हैं आगे पीछे। So these hide the message by rearranging the letter order without altering the actual characters used. That means यहाँ पर हम substitute नहीं कर रहे, बल्कि characters वही रहेंगे, बस हमने उसका order change करना है। एक यहाँ पर काफी important बात लिखी है, वो ये है कि जो हैकर है वो इजीली रिकॉग्नाइज कर सकता है इस तरह के अटैक्स को बाय सेम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एज द ओरिजिनल टेक्स्ट, क्योंकि बहुत कम लेटर होंगे जो कि 4 होंगे, जो कि प्रॉब में होंगे। अब अगर मैं ये आगे पीछे कर भी दूं तो आप इन्हीं से मल्टीपल लेटर्स क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रॉब बन सकता है, ब्रॉप बन सकता है, तो जितने भी मैक्सिमम बन रहे हैं वो सारे हम आगे पीछे करके क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम भी है, वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंग्लिश लेटर करेक्टर्स। सो लेट मी ओपन योर बुक फॉर द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लेटर्स। सो आपकी बुक के अंदर स्टूडेंट्स एक ये ग्राफ बना हुआ है जो कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देख रहे हैं कि इंग्लिश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ड जो है वो ई है, और उसके बाद टी है। इसकी फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं 12.7 है और इसकी 9.056 है। सो जो हैकर या अटैकर होता है
वो सबसे पहले ई को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है ताकि ई के बाद ही वो कोई करेक्टर ढूंढ ले। अगर उसे ये पता चल गया कि ये ई का मतलब कोई और करेक्टर है, सपोज हम कह देते हैं एक्स है, तो फिर सेकंड जो अल्फाबेट्स हैं उसको निकालना ढूंढना थोड़ा आसान हो जाता है। सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो ये ग्राफ है ये काफी इंपॉर्टेंट है इन टर्म ऑफ अटैक। और हमें कुछ ऐसा चीज करनी है कि हमारा ई जो है वो हमेशा एक ही करेक्टर ना बने, यानी मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन ना हो, बल्कि पॉली अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन हो या कोई और तरीके का किया जाए ताकि ई और जो साइफर टेक्स्ट है उसके दरमियान का रिलेशनशिप जो है वो हम मुश्किल से मुश्किल बना सकें। सो अब हम लोग एक नया एल्गोरिदम देखते हैं इन ट्रांसपोजिशन टेक्निक। उस एल्गोरिदम का नाम है रेल फेंस साइफर। रेल फेंस साइफर के नाम से आपको पता चल रहा है कि ये एक ऐसा साइफर, ये क्रिप्टोग्राफिक एल्गो है जिसमें हम जो लेटर्स अल्फाबेट्स हैं उसको रेल फेंस की तरह यानी जिगजैग की तरह हम इसको लिखेंगे। दैट इज रियली सिंपल। लेट मी एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। सपोज आई हैव वन प्लेन टेक्स्ट दैट इज कम होम टुमारो। हम लोग करेंगे क्या कि हमने जो भी प्लेन टेक्स्ट है, जैसे सी ओ एम ही है, हमने सी को ऊपर लिख देना है और डायगोनल पे ओ लिख देना है, फिर उससे ऊपर एम, फिर इस तरह जिगजैग करते हुए हमने लिख देना है। और हमने पढ़ना है इसको, जब साइफर भेजना है तो हमने रो वाइज भेजना है। इस केस में आप देख रहे हैं कि साइफर है CMHMTMRO। तो आप देख रहे हैं कि साइफर टेक्स्ट के जो पहले करेक्टर्स हैं, 8 करेक्टर, वो यही हैं। पहले पहली रो खत्म होगी, फिर दूसरी रो खत्म हो गई। सो इस तरह ये रेल फेंस साइफर यूज होता रहा है हिस्ट्री के अंदर। सो लेकिन यहाँ पर एक डिक्रिप्शन के लिए हमें एक और चीज चाहिए। उसके एल्गो में ये है कि जो पहली रो है उसके अंदर कितने करेक्टर्स हमने लिखने हैं वो हमें यहाँ पर एल्गो में साथ लिखकर या इंक्रिप्शन के टाइम पे भेजना होगा, जिससे हमें ये पता होगा कि जब हमारे 8 करेक्टर पूरे हो जाए तो फिर आप नीचे से जो है वो सेकेंड रो स्टार्ट कर देंगे, यानी एक रो के अंदर कितने करेक्टर्स आ रहे हैं। सो हम इसको पढ़ लेते हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है, राइट मैसेज लेटर्स आउट डायगोनली ओवर नंबर ऑफ रोज, देन रीड ऑफ साइफर रो बाय रो। सो ये हमारे पास है ट्रांसपोजिशन का तरीकेकार कि हम रेल फेंस की तरह इस प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करें। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ट्रांसपोजिशन साइफर का एल्गो है वो है रो ट्रांसपोजिशन साइफर। ये साइफर एक कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोजिशन है। इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारी की। जो की यहाँ पर आपको लिखी हुई नजर आ रही है, ये एक न्यूमेरिक की है। इस नंबर की मदद से हमें ये पता चल जाता है सबसे पहले कि हमने कितने नंबर ऑफ कॉलम्स क्रिएट करने हैं इंक्रिप्शन के लिए। सपोज यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 7 है, तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा की मैपिंग होगी वो 7 कॉलम्स में होगी। सो अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया हुआ है। तो हमारे पास जो की है वो है 3421567। हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट है वो है अटैक पोस्टपोन्ड अंटिल 2 AM। और हमने देखा कि यहाँ पे करेक्टर्स बच गए तो उन्होंने XYZ लिख दिया है। तो आपने ये करना है कि XYZ लिखना है जब तक कि आपके पूरी जितने भी वो करेक्टर्स रह जाते हैं। लेकिन जब आपने इसको रीड करना है यानी साइफर टेक्स्ट क्रिएट करना है, तो आपने पहला कॉलम हमारे पास क्या आ गया, APTM। सबसे पहले हम ये लिखेंगे, फिर हम TTNA लिखेंगे, फिर हम थर्ड वाले पे AODW लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 6 7, यानी कॉलम वाइज हम इसको यहाँ पर लिखकर भेज देंगे। सो हमारे पास इस तरीके से साइफर टेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा। जब इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करनी होगी तो हमें यहाँ पर भी इसके लिए नंबर ऑफ रोज के बारे में बताना पड़ेगा कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए। इस केस में 4 है। तब हमें करना ही है कि जैसे ही हमारे पास की आती है दैट इज 3421, मैं लिख भी देती हूँ 3421 567, तो हमने पहले 4 करेक्टर्स ले लेने। वो है APTM, तो मैंने वो यहाँ पर लिख देने APTM। सो इसी तरह सेकंड के ऊपर TTNA, तो मैंने यहाँ पर लिख देना TTNA। तो आप देखते जाएं कि ये वही रिप्रेजेंटेशन बनती चली जा रही है जो कि यहाँ पे लिखी हुई थी, और फिर हमें ये प्लेन टेक्स्ट की सारी समझ आ जाएगी। देखिए 1 के ऊपर APTN बन रहा है, सेकंड के ऊपर TTN है। इसी तरह सारे जब आप कॉलम्स फिल करेंगे तो हमारा जो है वो प्लेन टेक्स्ट वापस आ जाएगा। So students,
रो ट्रांसपोजिशन एक और तरीकेकार था जिसमें हमने रोज को आगे पीछे करके अकॉर्डिंग टू द की हमने इसको मैप किया। इसको पढ़ भी लेते हैं। अ मोर कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोजिशन, write letters of message out in row over a specified number of columns, then reorder the column according to the some key before reading of the rows. So इस तरीके से हमने रो ट्रांसपोजिशन कर दिया। लास्ट कैटेगरी जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन वो है प्रोडक्ट साइफर। प्रोडक्ट हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को। सो आप लोगों के लिए अभी आपने सब्स्टिट्यूशन भी देखी, आपने ट्रांसपोजिशन भी देखी, आपने देखा कि दोनों ही तरीके अपनी जगह पर इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी है उसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसपोजिशन इन दोनों को इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों को हम उनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। हम उन दोनों को फाइनाइट फील्ड या गेलियस फील्ड के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन करके हम अपने जो आउटपुट्स हैं वो अचीव कर लेते हैं। जब भी प्रोडक्ट साइफर आए तो आपने जहन में ये चीज रखनी है कि यहाँ पर बात हो रही है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट टेक्निक्स। इसको पढ़ भी ले कि साइफर यूजिंग सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन आर नॉट सिक्योर बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसा कि मैंने अभी आपको एक ग्राफ दिखाया है, इंग्लिश के अंदर हमारे पास लैंग्वेज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ करेक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा बार यूज होते हैं, तो हमें ये इसको जहन में रखना है। So hence consider using several cipher in succession to make harder, but two substitution make a more complex substitution, two transposition can make more complex transposition, but a substitution followed by the transposition makes a much much harder cipher. That means हम substitution और transposition लेके अलग अलग इन दोनों को हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो फिर हम लोग ये एक्चुअली जो आइडिया है ये ब्रिज है फ्रॉम क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी टू मॉडर्न क्रिप्टोग्राफिक स्टैंडर्ड। तो अपने जहन में प्रोडक्ट के बारे में रखिएगा जब हम कमिंग लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कुछ मशीन्स जो इस्तेमाल होती रही हैं क्रिप्टोग्राफी के लिए। आपको ये बात पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर मल्टीपल तरीके से मैसेजेस कन्वे किए जाते रहे हैं, जैसे कि बहुत ही मशहूर मशीन जिसका नाम एनिग्मा है, एलाइड हेगेलिन है, जापानीज पर्पल है, देन वी हैव बॉम्ब एंड देयर आर मेनी मोर। तो इसमें इन मशीन्स के अंदर एक्चुअली सिलेंडर्स होते हैं और उन सिलेंडर के ऊपर आप जब भी कोई अल्फाबेट की प्रेस करते हैं तो वो उसको इनक्रिप्ट करके भेज देता है। यानी मशीन डिपेंडेंट थी इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। आपके सामने इस वक्त एक जो मशीन नजर आ रही है ये हेगलिन लोटर मशीन है। आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल एक टाइपराइटर की तरह की मशीन है जहां पर आप कीज को प्रेस करेंगे तो आपके पीछे बैक एंड के ऊपर जो इंक्रिप्शन हुई हुई है, सिलेंडर्स को सेट किया गया है खास एल्गो के अकॉर्डिंगली, वो उसका साइफर क्रिएट कर लेगा। That cipher can be monoalphabetic or polyalphabetic substitution or may contain different steps of different mathematics. तो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें फाइनाइट फील्ड, नंबर थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, काफी सारी चीजें इसमें इन मशीन्स के अंदर बनाई जाती थी। ये जो अगली मशीन है ये एनिग्मा है, वन ऑफ द वेरी फेमस मशीन। और इस मशीन को ब्रेक करने के लिए एक बॉम्ब क्रिएट हुआ था, मशीन हुई थी जिसका नाम था द बॉम्ब, जिसने जर्मन और जो ब्रिटेन्स हैं उनके दरमियान में जो कम्युनिकेशन हो रही थी वो इनक्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। स्टेगनोग्राफी इज अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज डिफरेंट फ्रॉम क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी के अंदर तो हम प्लेन टेक्स्ट के ऊपर मल्टीपल जो है वो कैलकुलेशंस करके हम लोग कुछ आउटपुट्स लेकर आते हैं, लेकिन स्टेगनोग्राफी को हम लोग, अगर मैं ये कहूँ कि दैट इज इंफॉर्मेशन हाइडिंग, तो ये एक बहुत अप्रोप्रिएट टर्म है और ये डिजिटल इंफॉर्मेशन हाइडिंग का स्टार्ट भी है। यानी क्रिप्टोग्राफी में तो हम जो काम कर रहे हैं उससे टोटली डिफरेंट है स्टेगनोग्राफी। इसमें हम लोग ये करते हैं कि हम अपने मैसेज को हम कोई एल्गो वगैरह में चेंज नहीं करते, बल्कि हम उसी टेक्स्ट में रहते हुए हम इंफॉर्मेशन को उसमें हाइड कर देते हैं। जैसे कि आपने बचपन में आपको शायद आपकी नजर से गुजरी हो इनविजिबल इंक, जिसमें हम पेपर के ऊपर लिखते थे और वो फिर इनविजिबल हो जाती थी, तो उसको रीड करने के लिए आपको लाइटर के अंदर या जो एक फ्लेम है उसके नीचे रखना पड़ता था। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लेटर्स और कीवर्ड्स हो सकते हैं जो बार बार यूज हो रहे हैं, जो यूजर को बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि एक्चुअली के सीक्रेट की है, सीक्रेट कोड है लिखा हुआ।
सो स्टेगनोग्राफी के अंदर हम लोग जो है वो इंफॉर्मेशन हाइडिंग कर रहे होते हैं, तो इसको मैंने 4 हिस्सों में यहाँ पे क्लासिफाई करके रख दिया है। स्टेगनोग्राफी यानी इंफॉर्मेशन हाइडिंग 4 तरह से हो सकती है: हाइडिंग इन टेक्स्ट, हाइडिंग इन वीडियो, हाइडिंग इन इमेज एंड हाइडिंग इन साउंड फाइल। आप इन चारों तरीकों से इंफॉर्मेशन हाइडिंग कर सकते हैं, यानी छुपा सकते हैं। एग्जाम्पल समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक 2 तरह की टेक्निक्स की स्नैपशॉट रखी है। एक है स्टेगनोग्राफी, डिजिटल स्टेगनोग्राफी बाय यूजिंग इमेज। एक तस्वीर है, तस्वीर के एक पिक्सेल के अंदर आपको सीक्रेट कोड छुपा देंगे, जैसे यहाँ पे हिडन मैसेज आपको नजर आ रहा है। तो आप किसी देखने वाले को तो ये लग रहा है कि जैसे एक पिक्चर है, लेकिन इसकी एक पिक्सेल के अंदर कुछ मैथमेटिकल सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। तो डिजिटल जो हमारे स्टेगनोग्राफी है वो भी इसी तरीके की चीज होगी। ऑन द अदर हैंड आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने टेक्स्ट टेक्नोग्राफी के बारे में बात की हुई है, जिसमें सिंस एवरी वन, ये जो एक 2 लाइंस लिखी हुई है, इसमें जो पहला कैरेक्टर है वो एक्चुअली आपका सीक्रेट कोड है, यानी वो आपने इंफॉर्मेशन हाइड करके भेज दी है। अगर आप लोगों का बहुत इंटरेस्ट हो तो आप विकिपीडिया पे जाकर अलकंदी स्टेगनोग्राफी टेक्निक देखें। तो अलकंदी जो है उन्होंने एक बुक लिखी हुई है जिसमें उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट लेटर्स लिखे हुए थे जो कि इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर थे, यानी उसमें उन्होंने इंफॉर्मेशन हाइडिंग की हुई थी इन अरेबिक मैन्युस्क्रिप्ट. So if you have any interest in it, you can go through it and you will learn more about the steganography. So let's conclude the whole idea of classical cryptography technique. हमने ये देखा कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, कि और साथ ही साथ आज आपने स्टेगनोग्राफी के बारे में भी सीख लिया। तो क्रिप्टोग्राफी में जितने भी क्लासिकल क्रिप्टोग्राफिक स्टैंडर्ड थे टिल 1929, मैंने आपको वो सारे एल्गोरिथम्स बताए हैं। आपको पता है हिल साइफर वाज इन 1929। सो आपने बहुत पुराने 15th सेंचुरी से लेकर जो है वो 18th सेंचुरी तक के एल्गोरिथम्स देखे। आपने ये देखा कि सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन और प्रोडक्ट साइफर्स क्या होते हैं, इनके डिफरेंट एल्गोरिथम्स देखे, इनमें कुछ हमने मैथमेटिक्स की चीजें भी की हैं। तो in the next lecture, in the next coming lecture, आप लोगों को मैं न्यू एल्गोरिथम्स के बारे में बताऊंगी, यानी मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी स्टैंडर्ड्स क्या हैं और आजकल जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो क्या हैं। सो स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट चीज और आपने ज़हन में रखनी है, वो ये कि जो बुक है हमारी विलियम स्टॉलिंग, उसका चैप्टर नंबर 2 हम कवर कर चुके हैं, और बेरोज फ्रोजन में चैप्टर नंबर 3 सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन के बारे में है, वो हम लोग कर चुके हैं। So thank you very much, students, for this session, and hope we will see in the next lecture. Allah Hafiz.